क्या आपको पता है हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस की कॉन्सेप्ट अपनाई गई है वो किसी डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और नए कृषि बिल में एमएसपी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एमएसपी होता क्या है और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर लोग पंजाब हरियाणा के ही क्यों हैं, साउथ इंडिया या कोई और राज्य के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना कोई और टाइम पास किए चलो शुरू करते हैं। सरकार और किसान के बीच जिस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रही है उसका मेन पॉइंट है एमएसपी, क्योंकि किसानों को डर है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कानून जब असर दिखाएगा तो एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा जो मंडियों को ताकत देता है, और जब एपीएमसी एक्ट नहीं होगी तब एमएसपी की गारंटी भी खत्म होने लगेगी जिसका सीधा नुकसान भविष्य में किसान को ही उठाना पड़ेगा। सरकार किसानों के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे एमएसपी कहा जाता है। दरअसल एमएसपी एक तरफ से सरकार की ओर से गारंटी होती है कि हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, अगर किसी राज्य में सभी किसानों के लिए एमएसपी लागू है तो किसानों की फसलों की बुआई करने से पहले सरकार उनकी फसलों के लिए एक न्यूनतम अमाउंट ऑफर करती है, और सरकार की उस अमाउंट पर अगर फसल की पैदावार अच्छी होती है तो भी किसान सरकार को बेच सकते हैं, और अगर फसल की पैदावार खराब हो जाती है तो भी वो सरकार को उसी अमाउंट पर बेच सकते हैं। सरकार किसानों की फसलों को खरीदने के लिए जो अमाउंट ऑफर करती है उसे ही एमएसपी कहा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मंडियों में किसानों को एमएसपी या उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद लेती है। इससे बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर किसानों पर असर नहीं पड़ता है। हमारे देश की जीडीपी की 18.1% हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है, जिसमें भारत का उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें खाने वाली चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे गन्ना और आलू की सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में ही होती है, और अकेले देश की गेहूं की 14% हिस्सा अकेले ही उत्पादन कर देता है, और चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। पर सवाल अब ये आता है कि जब देश की अनाजों की पैदावार सबसे ज़्यादा इन राज्यों में होती है तो फिर कृषि कानून का विरोध ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं। तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है एमएसपी, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे देश के किसानों में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी मिल पाता है, और इस 6% किसानों में सबसे ज़्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। जब नए कृषि कानून बिल लाया गया था तो उसमें एमएसपी लिखित रूप में नहीं था। नए बिल से पहले पंजाब और हरियाणा की मंडियाँ दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा और पंजाब की मंडियाँ कितना स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हरियाणा की कुरुक्षेत्र की मंडी भारत की नहीं बल्कि पूरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसलिए अन्य राज्यों के भी किसान इन्हीं मंडियों में अपने फसल को बेचते थे, क्योंकि यहाँ की मंडियों में किसानों की फसल के अच्छे दाम मिल जाते थे। अब नए बिल में ये कहा गया है कि अगर किसी राज्य में फसलों के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो किसान मंडियों में जाने की बजाय जिस राज्य में भी उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं वे आसानी से वहां जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल है। पहले यहाँ था कि सरकार जब यहाँ के किसानों को एमएसपी देती थी तो किसानों के पास दो ऑप्शन होते थे। पहले यहाँ था कि अपनी फसल को एमएसपी पर ही सरकार को बेच दे, और दूसरा यह था कि अगर मंडी में एमएसपी से ज़्यादा दाम उनकी फसल को मिल रही है तो उनको वो वहाँ बेच दें। अब नई बिल में यह भी जोड़ दिया गया है कि अगर किसानों की फसल के दाम अगर मंडी से भी ज़्यादा कहीं और मिल रही है तो वे उनको वहाँ बेच सकते हैं। पर किसानों को यह डर है कि अगर मंडी से बाहर प्राइवेट कंपनियाँ फसलों के दाम अच्छी देती हैं तो मंडी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आए जब मंडियों को बंद करना पड़ जाए और फिर बाद में ही प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी दाम बोलने लगे। तो इसलिए किसानों का कहना है कि एमएसपी एमआरपी की तरह कानून बना दिया जाए। और दूसरे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के किसान इसलिए ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एमएसपी मिल ही नहीं पाता। इन राज्यों के ज़्यादातर किसान मंडियों पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए उनकी फसल की पैदावार ज़्यादा हो जाए या फिर ख़राब हो जाए नुकसान तो इन किसानों को ही उठाना पड़ता है। और अब फार्मर सुसाइड रेट देखोगे तो हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा, जिनमें तमिलनाडु और राजस्थान सबसे ऊपर है। अगर सरकार एमएसपी के लिए लिखित कानून बनाती है तो उसमें सिर्फ 6% किसानों के बजाय लगभग सभी किसानों को एमएसपी दे। सभी किसानों को एमएसपी मिलने के बाद हमारे देश की मंडियां तो मजबूत हो जाएंगी, पर प्रॉब्लम सरकार के पास अभी आ जाएगी कि वो इतने सारे अनाजों को करेगी क्या। इसका सलूशन ये है कि जब सरकार पहले 6% एमएसपी के अनाजों से ही गरीब किसानों या परिवारों को राशन देती थी तो 100% एमएसपी के अनाजों से कुछ फीसदी सेव करके बाकी के अनाज को निर्यात कर सकती है। और आपको बता दें कि सरकार के अनुसार 2022 तक नई कृषि निर्यात नीति के माध्यम से कृषि निर्यात को $30 अरब से $60 अरब तक पहुंचाया जाएगा।
और सरकार जब सभी किसानों को MSP देगी तो हमारे देश के किसान की हालत भी सुधरेगी और सरकार के पास अनाज भी ज़्यादा होगा तो उसे निर्यात भी कर सके। अभी देश के सामने निर्यात घटने और विदेश व्यापार घाटा बढ़ने का संकट दिख रहा है, तो ऐसे समय में कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार को इस पर बल देना होगा। किसी दुकान में खरीदारी करते वक्त आप देखते होंगे कि हर सामान पे MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। ये MRP प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी तय करती है। इसमें सामान बनाने की लागत के अलावा दुकानदार को सामान पहुंचाने की कीमत, सभी तरह के टैक्स और दुकानदार को होने वाले मुनाफे की रकम भी जुड़ी होती है। इसलिए MRP से ज्यादा कोई भी दुकानदार अपने सामान को नहीं बेच सकता। इसके लिए वर्ष 2009 में पैकेज कमोडिटीज रूल्स लागू किए गए थे, जिनके मुताबिक कोई भी दुकानदार MRP से ज्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकता। पर क्या आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के अलावा किसी भी डेवलप्ड कंट्री जैसे US और UK में MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाई जाती। इन कंट्रीज का मानना है कि यह कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट की प्राइस में हेरफेर करने जैसा है, और शायद ये सही भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आप इंडिया में 1000 रुपए की कोई सामान खरीदते हो तो हो सकता है उसका एक्चुअल प्राइस 850 या 900 रुपए हो। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास देख सकते हो, जब आप 1 kg आटा बेचने जाते हो तो हो सकता है आपको 14 रुपए मिले, पर वही आटा अगर पतंजलि आशीर्वाद जैसे कंपनियों से खरीदोगे तो हो सकता है उसकी कीमत 40 रुपए से भी ज्यादा हो। तो आटे की एक्चुअल प्राइस तो 14 रुपए ही थी, बस उसे पैक करने के बाद उस पर MRP का लेबल लग गया है। इसी वजह से बाकी के कंट्रीज इन जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाई है। इन कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनके पैकिंग पर MSRPS और RRPS का लेबल लगाया जाता है, जिसमें MSRPS का मतलब मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस और RRPS का मतलब रिकमेंडेड रिटेल प्राइस होता है। हमारे देश में से बहुत से दुकानदार हैं जो MRP के ऊपर भी GST लगा देते हैं, पर हम आपको बता दें कि जब आप MRP पर ही पैसे देते हैं तो वही बहुत अधिक होता है। दरअसल MRP के साथ ही GST लगा होता है, और अगर आप किसी प्रोडक्ट की MRP से उसका एक्चुअल प्राइस पता करना चाहते हो तो उसके लिए जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आप इसको ऐसे समझो। मान लो आपने 100 रुपए की एक चॉकलेट खरीदा और अगर उसके पैकेट पर 5% GST लगा हुआ है तो आप 100 को 105 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा वहाँ उसका एक्चुअल प्राइस होगा। जैसे 100 रुपये चॉकलेट की कीमत 5% GST के साथ एक्चुअल प्राइस 95.23 आया है, और वहीं अगर GST 12% होता तो 100 को 112 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा उसका एक्चुअल प्राइस होगा। कहने का मतलब यह है कि MRP में GST से डिवाइड कर देना और GST में 100 से मल्टीप्लाई करके पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा वहाँ उसका एक्चुअल प्राइस होगा। और जो लोग MRP के ऊपर भी GST लगाते हैं तो उनके लिए सरकार ने गिफ्ट का प्रावधान किया है, और वह है 5 लाख का जुर्माना और 2 साल का जेल। आप बस जो नीचे नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल या मैसेज कर देना। और आपके लिए एक बोनस फैक्ट यह है कि क्या आपको पता है कि MRP और RSP में डिफरेंस क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब होता है कि वह मूल्य जिसे अंतिम बार कस्टमर से लेना है, और RSP का मतलब होता है रिटेल सेल प्राइस। यह प्राइस खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच यानी दोनों की सहमति से लिया जाता है, और आपने इसे यूज करते तो देखा ही होगा, पर इसका मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे। दरअसल इसका अपने आप में कोई मतलब ही नहीं होता, बस इसको रुपए के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लिखा जाता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।